हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 055/2/4। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से और डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स कि क्या क्या आंसर पॉसिबल हो सकते थे। तो यहाँ पे आपको पहले में दिया हुआ है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई, हाउएवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट जेड। तो वो कह रहे हैं कि z की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। एक तो वो कह रहे हैं सबसे पहले कि x और y ऐसे हैं जो इन नेगेटिवली चार्ज x, ओके, दे आर इट इज़ रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। रिपेलिंग तभी तो होगी सेम के साथ। और फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट z इज़ अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y। z किससे अट्रैक्ट हो रहा है, y से। सो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि z हमारा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो न्यूट्रल है। ये बात आपकी अलग थी इस केस में। यहाँ पे बच्चे जिसका भी पेपर है उसने मार्क किया ए, बट सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में इट सेज इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लैटेक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड into a chamber become charged with charges +3e, +5e and -3e respectively. All three spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible values for the final charge on the spheres? तो वो कह रहे हैं कि साथ में आए एक बार ये तीनों चार्जेस और फिर उसके बाद फिर सेपरेट हो गए। तो इन्होंने पूछा है कि क्या क्या चार्जेस की पॉसिबिलिटी है, कौन से चार्जेस हो सकते हैं फाइनल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने क्या बताया आपको कि चार्जेस +3e है, दूसरा +5e है, तीसरा आपका -3e है। तो यू कैन सी कि फर्स्ट 2 आर पॉजिटिवली चार्ज, लास्ट इज नेगेटिवली चार्ज। तो आपको पॉसिबिलिटी देखनी थी कि दो पॉसिबिलिटी हैं कि 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। पहले 2 पॉजिटिव, लास्ट वाला नेगेटिव। तो जो ये साइमल्टेनियसली मूवमेंट में होंगे ना, तो होगा क्या कि पहले वाले दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे लेकिन लास्ट वाला नेगेटिव ही रहेगा। तो पॉसिबल कंडीशन क्या है हमारे बी के होने की, दैट इज 6e, 6e एंड -7e। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1c एंड गेन्स दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। तो आपको नेट चार्ज निकालना था, इसका टोटल चार्ज निकालना था। यहाँ पे मेंशन है कि 1c है, 1 कूलम है और उसने इतना गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन्स, तो फाइनली नेट चार्ज कितना होगा। सो इसका आंसर आ रहा है कैलकुलेशन के बाद +0.20 कूलम। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल मेंशन हुआ है, आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। किसके ऊपर बेस्ड हैं ये, दे आर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, डी पार्ट, कि चार्जेस कंजर्व रहते हैं, एनर्जी कंजर्व रहती है। 5th क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय दिस वोल्ट एंड दिस वॉट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट इज। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए, विच इज़ 25 वॉट। कैलकुलेट करके देख सकते हो पी वाले फॉर्मूला से, ठीक है। पी वाले फॉर्मूला से पहले निकालोगे इसका रिजल्टेंट, मतलब इसका रिएक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस, एंड देन यू कैन कैलकुलेट फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो किसकी होती है 6 में, इट इज़ द सेमीकंडक्टर, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है 2 वायर्स carrying current I1 and I2 lie one slightly above the other in a horizontal plane as shown in figure. The region of vertically upward strongest magnetic field is. तो मतलब ऐसा हमें जगह बतानी है जहाँ पे अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इज़ इट 1 और इज़ इट 2। आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है 1 एंड 2, तो हमें बताना है, और सॉरी 3 और 4 भी है, 3 और 4 में से भी हो सकता है। 4 जगह हैं, जैसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। I1, one is carrying I1 and other is carrying I2. So according to me, I think B is the correct answer here. सेकेंड रीजन में मैक्सिमम होगा। Question number 8 says 2 parallel conductors carrying 4 ampere and 10 ampere
are placed 2.5 centimeter apart in vacuum, force per unit length between them. तो आपको क्या निकालना था, F/L इस केस पे, और इसका आफ्टर कैलकुलेशन आंसर इज कमिंग आउट टू बी D पार्ट, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर. F/L निकालना था बस इस केस में हमें, ना कि F की वैल्यू, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ था आपको. नेक्स्ट उन्होंने बोला इफ एन एमीटर इज used in place of a voltmeter then we must connect with an emitter. क्या लगाएं उसके साथ हम, ऐसा क्या प्लेस करें. सो देयर मस्ट बी emitter having high resistance in series. This must be the case here 9th में. नेक्स्ट में आपको दिया हुआ 10th क्वेश्चन में, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r is B1. The magnetic field at a point on its axis at a distance r from the center of the loop B2, then the ratio B1/B2 is. तो B1/B2 की जो रेशियो है वो आएगी 2√2. दैट्स करेक्ट, दिस इज करेक्ट. आप चाहे करके भी देख लो, B1 निकालना फर्स्ट वाले का, B2 निकालना सेकेंड वाले का, यू विल गेट दिस रिलेशन विच इज़ 2√2. नेक्स्ट पे सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है ऑफ अ सोलेनॉइड एंड हैविंग 600 टर्न्स, और दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 500 टर्न्स विद द सेम लेंथ, सेम रेडियस एंड द सेम मीडियम विल बी. तो आपने सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है एक तरीके से दोनों का, एंड देन यू कैन कंपेयर द वैल्यू. कंपेयर करोगे वैल्यू को तो आपके पास क्या आएगा, D एज द आंसर, दैट इज 75 mH. 12th क्वेश्चन में RMS करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू 50 Hz AC source is 15 ampere. The value of the current in the circuit 1/600 seconds after the instant the current is 0 is. मतलब 0 in after the instant the current is 0. तो ऐसा कब होगा, ऐसी कौन सी करंट की वैल्यू पे होगा. So the answer to this is A part, that is 15/√2, not into √2. 13th में आपके पास दिया हुआ है इन अ सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड सोर्स वोल्टेज इज π/2. तो π/2 किसका होता है यहाँ पे हमारा, ऐसा एलिमेंट कौन, नहीं इन्होंने पूछा कैन नॉट बी द एलिमेंट ऑफ द सर्किट, कि π/2 किसका नहीं हो सकता. तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले ओनली C, ओनली L एंड R, और L और C. सो इट मस्ट बी C, दैट इज L एंड R. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी आपको 1 मीटर, 0 और 2 मीटर पे. सो इसका आंसर जो है वो है करेक्ट A, 6 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग x एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ही आपका 3x² था और आपको इंटीग्रेट करना था टू गेट द वैल्यू. नेक्स्ट में आपके क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है एंड वी हैव टू टेल देम कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इफ़ अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स. कोई ऐसा है जो बीच में न्यूट्रल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है. तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो A नहीं है, B नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द केस फॉर न्यूट्रल कंडक्टर. अगर आप बीच में न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस करोगे देयर विल बी स्फीयर्स फॉर्म्ड, एंड येस दैट इज D, ऑप्शन D. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट बैटरी. इफ द कैपेसिटेंस इज चार्ज टू 22 माइक्रोफैरड टू x माइक्रोफैरड, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज 2 into 10⁻⁻² जूल. द वैल्यू ऑफ x इज, तो वैल्यू ऑफ x यहाँ पे जो आ रही है इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1 माइक्रोफैरड. Next is potential difference of 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. The number of electrons passing it in 1 second is. So in question number 17 we have potential difference V 200 volt, R is there 100 ohm. We have to find number of electrons. तो कैसे निकालने थे, N is equal to Q/E. अब यहाँ पे आपके पास Q तो नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते थे Q. I की वैल्यू निकालो सबसे पहले, V/R, इट इज़ 2 एम्पियर.
then we can find the value of charge flowing through it, which will be I into t, sorry, Q is equal to I into t. I क्या है हमारे पास, it is 2, टाइम क्या है हमारे पास, लेट्स से 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, सो 2 कूलम। तो आपके पास एन क्यू की वैल्यू आ गई विच इज़ 2 कूलम, और आपके पास ई की वैल्यू ऑलरेडी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो अब इसको सॉल्व करना था आपने, एंड योर आंसर विल बी 1.25 इंटू 10⁻⁹। दिस इज़ करेक्ट, ए पार्ट इज़ द आंसर टू इट। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास क्या दिया हुआ है, यू हैव इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ LCR सर्किट। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल गलत है इसमें, सेकेंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, आउट ऑफ दिस यू हैव करेक्ट आंसर एज डी, क्योंकि डी ही हमारा ऐसी पॉसिबिलिटी है फॉर LCR सर्किट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th में आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ आपको बोला हुआ है करंट फ्लो कर रहा है, एंड दे वांट यू टू कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन ओमेगा टी दिया हुआ है और आई की वैल्यू दी हुई है। आई क्या दिया हुआ है आपको, इट हैज़ सम फेज डिफरेंस ऑफ π/2 ना, तो π/2 का जो फेज डिफरेंस होता है उसकी वजह से हमारा जो आंसर होगा वो किस में चेंज हो जाता है, 0। एवरेज पावर डिसिपेटेड इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज। तो कब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होता है, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आपको रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने को दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपके पास सारी की सारी वोल्टेजेस हैं, VR भी है, VI भी है, VC भी है। आपको बस इसकी फॉर्मूला में प्लेस करना था, एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट एज 25 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया हुआ था, इन अ DC सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली आर। तो कैसा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें, इट इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टू negative terminal. Question number 23. In this it says magnitude of electric field due to point charge 2q at distance r is E. The magnitude of electric field due to uniformly charged thin spherical shell of radius r with total charge q at distance r/2 will be. तो इसका जो आंसर है इट इज C, 2E, ट्वाइस हो जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया हुआ है horizontal component of earth magnetic field at a place is 0.2 G, and they are saying whereas its total magnetic field is 0.4 G. You have to find the angle of dip at a place is. So यहाँ पे आपको क्या करना था, you have to first of all find the BV निकालना था, क्योंकि वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो दिया ही नहीं हुआ, b² माइनस BH²। तो B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास, इट इज़ 0.4 का स्क्वायर माइनस इट विल बी 0.2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको वैल्यू मिलेगी 0.346, और जो ये आपका आंसर आएगा उससे आपको क्या करना था, जस्ट tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना था। इट इज़ वी नो BV/BH, तो BV की वैल्यू कितनी है आपकी 0.346 डिवाइडेड बाय BH की वैल्यू कितनी है 0.2 विच इज़ 1.73, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी इस केस में, tan इनवर्स 1.73 अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री होता है। सो आंसर इसका 60 था, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया हुआ है करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर इन 0.04 सेकेंड। The mutual inductance between the two coil is 0.5 H. The induced EMF in the secondary coil is. So it must be A, मतलब जो इसका आंसर है वो 50 वोल्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो इंड्यूस्ड EMF का क्या फॉर्मूला यूज़ करना था, E = mDi/dt। तो m क्या है आपके पास यहाँ पे 0.5, di की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास
7A to 3 एम्पेयर में चेंज हो रहा है, तो दिस विल गिव यू 4 एम्पेयर, और dt कितना है आपके पास 0.04। बस आपको इसको सॉल्व करना था एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट। पॉइंट हटाया, 100 प्लेस करो ऊपर, 0 से 0 कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल करो, आपके पास बचा क्या 50 वोल्ट। सो यस, दिस इज़ योर आंसर पार्ट ए। नाउ विल बी मूविंग टू सेक्शन बी। Let's start with question number 26 now. It says we have a square sheet of side A lying parallel to xy plane at z is equal to a. The electric field in the region is. तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है E डॉट डी एस। ई की वैल्यू आपको दी हुई थी z² k, और हमें क्या बोला गया कि xy प्लेन में, इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा L² एंड इट विल बी इन द k डायरेक्शन इटसेल्फ। तो आपके पास L क्या है यहाँ पे, इसको भी हम Z लिख सकते हैं, तो ये Z² हो गया, और फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा C Z² इंटू Z²। सो यू आर गेटिंग योर आंसर एज A पार्ट C A⁴, क्योंकि Z हमारा किसके इक्वल है A के। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया हुआ था 3 चार्जेस आर देयर एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, और मैग्नीट्यूड की k की वैल्यू भी दी हुई थी विच इज़ ऑफ नो यूज़ है। नेट फोर्स निकालना था आपको, टोटल फोर्स निकालना था ऑन द चार्ज Q0। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, तो आपने इसके बीच में फोर्स लगाना था, इसके बीच में फोर्स लगाना था, एंड देन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड एज C पार्ट ऑफ इट। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव 3.0 NC चार्ज Q is initially at rest at a distance R1 is equal to 10 centimeter from a positive 5 nanocoulomb charge Q fixed at the origin. The charge Q is moved away from Q to a new position and R2 is equal to 15 centimeter. What is the work done by the field is? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन पार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला 3.0 नैनोकूलम चार्ज दिया हुआ है हमें, एंड देन दे वर सेइंग कि जो ये चार्ज है इट इज़ एट रेस्ट एट R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और दूसरा हमें क्या बोला हुआ था कि आपका दूसरा जो चार्ज है वो फिक्स्ड है ओरिजिन पे, दैट इज़ प्लस 5.0 नैनोकूलम। तो ये दोनों चार्जेस की जो इनिशियल है वो क्या है, दे आर फिक्स्ड, और एक चार्ज Q है उसको आप क्या कर रहे हैं, दे आर मूव्ड अवे फ्रॉम Q टू अ न्यू पोजिशन विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना था, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकाला जाता है, F डॉट डी आर, F वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डी आर। अब यहाँ पे F की वैल्यू क्या होगी हमारी, Q ओवर R² डी आर। तो अब इंटीग्रेट कर देंगे 1/R² डी आर को, तो इट विल गिव यू माइनस Q R, यही आएगा हमारा। और उसके बाद आपने क्या प्लेस करना था यहाँ पे, R1 और R2 की वैल्यू, और R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो दी हुई है वो ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना था, और मीटर में कन्वर्ट करोगे इसको, K की वैल्यू डालोगे, Q की वैल्यू डालोगे, स्मॉल q की वैल्यू डालोगे, तो आपको फाइनल आंसर जो मिलना था वो मिलना था 4.5 × 10⁻⁻7 joule, which is option D for you. It will be positive. Next you have question number 29. It says car battery is charged by a 12 volt supply and energy stored in it is this and the charge passed through the battery is. तो आपको Q निकालना था यहाँ पे, और आपके पास दो चीज़ें दी हुई थी, एक तो बैटरी की सप्लाई दी हुई है, दूसरा कि कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड Q एज वी नो। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इट इज़ इक्वल टू वर्क डन ओवर V। तो आपका वर्क डन क्या है इस केस में, 7.2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय वोल्टेज, इट इज़ 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 6.0 × 10⁴। दैट इज़ करेक्ट, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. It says a straight conducting rod of length L and M is suspended
in a horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting string, we have to tell them the magnitude of current in the wire is. तो मतलब इसके अंदर कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होना चाहिए ताकि हम इसका क्या रिमूव कर सके, टेंशन रिमूव कर सके वायर में से. सो द करेक्ट आंसर हियर इज part C, which is mg L into B, that is the magnitude of magnetic field. Now moving to question number 31, it says a constant current is flowing through a solenoid. An iron rod is inserted in the solenoid along its axis. Which of the quantities will not increase? ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो इंक्रीज नहीं करेंगी? तो इसमें से जो ऑप्शन है आपका वो है C, rate of heating. There won't be any change in rate of heating. It will be remain constant here. So answer to this is C part. Now moving to the next question, question number 32. It says a circuit is connected to an AC source of variable frequency. As the frequency of the source is increased, the current first increases and then decreases. Which of the following combination of elements is likely to comprise the circuit? So it must be A, LCR circuit. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपका फॉर्मूला कौन सा है. द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर दिया हुआ है और एन ई रो एम के टर्म्स में कौन सा करेक्ट आंसर है आपका. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बी इज़ द आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स. आर पी ओवर आर अल्फ़ा निकालना था आपको यहाँ पे, तो इट विल कम आउट टू बी डी 9:8 आएगा इसका, क्योंकि स्पीड देखो आप और इसका हमें रेडियाई का रेशियो निकालना था, तो येस इट विल बी 9/8. 35 में इसमें आपको कॉइल दिया हुआ था, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज़ केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 degree with the magnetic field of 10⁻⁻1 Tesla. The magnetic field is reduced to 0 in 10⁻⁻4 है, -1 सेकेंड है. It says the induced EMF in the coil is. So सबसे पहले तो I want to confirm इसमें कि हमारा -4 है या -1 है. इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार. तो इसका आंसर जो भी हो, मेरे को दिख नहीं रहा कि इज़ इट 10⁻⁻4 और 10⁻⁻1. अगर आपको पता है कंफर्म तो आप इसका आंसर खुद निकाल सकते हो. इसका आंसर कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो आप फाई निकालोगे, दैट इज़ BA cos थीटा. ये तो आप निकाल लोगे, B की वैल्यू है इसमें, A की वैल्यू है, cos थीटा निकल जाएगा, cos 30 यूज़ करना है आपने. तो जो भी आपका आंसर आएगा फाई का, वो आपने यूज़ करना है इंड्यूस्ड EMF में. इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है? -dF/dt. और dϕ/dt का मतलब क्या है? इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल ओवर dt. बस आप इसका यूज़ करो and you will get the induced EMF. Now moving to next question, which is question number 36. यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक 15 ओम का रेजिस्टर और आपके पास है एक 80 mH का इंडिकेटर. Then you have capacitor. They are saying a capacitor is there as well and 50 Hz AC source is there. If the source voltage and current in the circuit are in phase, मतलब वो फेस में है, आपने क्या करना है, आपने आंसर क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको रेजिस्टेंस का रेजिस्टर दिया हुआ है एंड यू आर गिवन विद इंडक्टेंस एज वेल. आपको निकालना क्या है? कैपेसिटेंस. तो आपका एप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो होगा इस केस में, इट इज़ tan phi is equal to ω0L minus 1 ω0C डिवाइडेड बाय R. एंड ये किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इस केस में, बिकॉज सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन सेम फेस. सो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया? ω0L इज इक्वल टू 1 ω0C.
तो आपने यहाँ से क्या निकालना था, सी की वैल्यू निकालनी थी। सी को लेफ्ट साइड ले जाओ, ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका एल आ जाएगा, दैट्स इट। ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, एल की वैल्यू प्लेस करो, यू विल गेट योर आंसर एज 127 माइक्रोफैरड। यू कैन चेक इट एज वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में हमें यहाँ पे निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन Z। ये दोनों आपस में कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्रिएट करेंगे। तो मैंने इसको सॉल्व करके देखा है, तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट आ रहा है हमारा, इट इज़ कमिंग आउट टू बी B एज द आंसर, दैट इज़ F/5। तो आप भी करके देखो इसको और मुझे बताना कि इज़ दिस करेक्ट और नॉट। 38 में आपके पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई और आपको बोला कि R किसके इक्वल होगा। तो R क्या है यहाँ पे हमारा, इट इज़ बेसिकली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और वो कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। और इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बनेगा, इट इज़ ओनली B विच इज़ R2 माइनस R1। नेक्स्ट में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये तो होता है। सो इस केस में 39 magnetic field starts from north pole and end at south pole of a magnet. This is wrong as well. See, आपको दिया हुआ tangent at a point on a magnetic field line represent the direction of the magnetic field at that point. That's the right answer in this one. C is the answer. Next question देखो, question number 40। यहाँ पे आपको पूछा गया कि equivalent resistance कितना होगा between A and B. नेटवर्क शोन इज़, यहाँ पे आपको बस क्या करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, और इसका आंसर क्या आएगा आपका, इट विल बी ऑप्शन डी विच इज़ 2/3 RO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में आपको यहाँ पे दिया हुआ था बार मैग्नेट हैज़ अ डायपोल मोमेंट m, इट्स इनिशियल पोजिशन इन द is parallel to the direction of uniform magnetic field. In this position, the magnitude of torque and force acting on it respectively are. तो हमें बताना है कि क्या उसका टॉर्क होगा, क्या उसका फोर्स होगा। सो इस केस में आपका जो आंसर है वो दोनों ही ज़ीरो हैं, टॉर्क भी ज़ीरो होगा, फोर्स भी ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, इस केस में आपसे पूछा गया है that two charges are there and their positions are there। B की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू नहीं दी हुई, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोल रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने पे इसका आंसर आ रहा है A विच इज़ 97.9। नेक्स्ट क्वेश्चन 300 ohm resistor and a capacitor is there are connected in a series to 200 volt 50 hertz AC source। The current in the circuit is। सो यहाँ पे करंट कितना बन रहा है हमारे केस में, इट इज़ कमिंग आउट टू बी B। आंसर मैंने करके देखा है इसका सॉल्व, 0.4 एम्पियर आ रहा है। 44 में इसमें दिया हुआ है कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज़ लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ। क्यों लैमिनेशन किया जाता है, इसलिए लैमिनेशन किया जाता है ताकि उसका एडी करंट कम कर सके, क्योंकि बेकार का करंट बनता रहता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। 45 में नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज़ इनकरेक्ट, असर्शन ही गलत है इसका। तो असर्शन अगर गलत है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आंसर डी लिखना है। 46 में poles of a bar magnet cannot be separated. Magnetic monopoles do not exist. That is correct. We can't separate the poles, and magnetic monopoles do not exist. That's the correct explanation as well. 47 में when radius of a current carrying loop is doubled, its magnetic moment becomes 4 times. That's correct. Magnetic moment of a current carrying loop is directly proportional to the area of the loop. That's right. So reason भी उसकी correct explanation है, A is the answer. 48 में higher the range, lower is the resistance of the ammeter. तो वो कह रहे हैं अगर आप रेंज बढ़ा दोगे तो लोअर हो जाएगा उसका क्या, रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। पहला वाला तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज टू इट। दिस इज़ नॉट द केस, रेंज को हम चेंज नहीं कर सकते। सो येस वी हैव
48 एज सी। 49 का है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ए ट्रांसफॉर्मर्स वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा डी, बिकॉज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर cannot be used as step down transformer. This is incorrect. We can. So yes, this is your section B. Now moving to section C. Let's start with section C now. In this it says equipotentials at a large distance from a collection of charges whose sum is not zero are. तो यहाँ पे क्या mention था, whose sum is not zero. तो किसका होता है, वो स्फेयर्स का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हियर इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ पे हमें कुछ चार्जेस दिए होते हैं एंड दे आर प्लेस्ड एट स्क्वायर साइड, और यहाँ पे आपको बोला था कि इक्विपोटेंशियल आपने निकालना है पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा पॉइंट ए पे, यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, देन द रिजल्टेंट विल बी पार्ट ए फॉर यू। यही आएगा इसका आंसर। केस स्टडी में आपको यहाँ पे दिया हुआ था एक सर्किट डायग्राम और R1, R2, R3 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है 0 ओम का है और E आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट का। तो इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। जैसे पहला क्वेश्चन था द पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल आर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ऑप्शन पहला BCD पॉसिबल नहीं है। देखो B, C और D की लोकेशन पोटेंशियल विल बी डिफरेंट इन D ऑब्वियसली। नेक्स्ट में FHJ दिया हुआ है इन्होंने, FHJ। yes, the potential will be same across this, so we can say the point B, I mean answer B is the correct one, FHJ। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है करंट थ्रू ब्रांच BG इज। तो करंट कितना आ रहा है BG में वो आपको बताना था। तो करंट निकालना बहुत आसान है, आपको I की वैल्यू निकालनी थी। तो I कैसे निकलता है आपका, इट इज़ इक्वल टू V/R, और आपको क्या दिया हुआ है 5। R कितना मेंशन था इस केस में आपका, R1 इज़ 10, तो कितना हो गया 5/10 विच विल बी 1/2 एम्पेयर फॉर यू। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है पावर डिसिपेटेड इन R1। पावर डिसिपेटेड निकालनी थी हमें 54 में और R1 के अक्रॉस। तो पावर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, जस्ट पुट द वैल्यूज़ ऑफ अक्रॉस R1 एंड यू विल गेट द आंसर एज 2.5 वॉट। करके भी देख लेना। 55 में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था आपने। R3 यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल आपको पता है कितना है, और आपने क्या करना था, यू जस्ट हैव टू फाइंड V इन दिस केस। V इज इक्वल टू I और R को मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द रिजल्टेंट एज C, दैट इज 2.5 वोल्ट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट पेपर करेंगे। ये वाला तो 55/2/4 था, नेक्स्ट पेपर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।